तारीख थी 14 फरवरी 2003। ओंकार वर्मा, जो कि न्यूजीलैंड में काम कर रहा एक भारतीय होता है, वह काम से होकर जब घर जाता है तो रोज की तरह अपनी बहन नैन्सी को फोन करता है। वह नैन्सी लंदन में रह रही थी। लंदन में पूरा उसका परिवार था। जब आज के दिन वो नैन्सी को कॉल करते हैं तो वो आगे से काफी घबराए हुए होते हैं। ये सब देखकर ओंकार वर्मा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बहन को क्या हो गया, क्योंकि आज से पहले ऐसा रवैया उन्होंने नहीं देखा था। नैन्सी उन्हें बताती है कि उनके पति अमरजीत 13 फरवरी यानी कि कल के दिन सुबह ऑफिस गए थे, लेकिन कल की पूरी रात और अभी तक वो घर वापस नहीं आए। इस बात को पहली बार सुनने पर ओंकार वर्मा कहते हैं कि अगर ये सब कुछ हुआ तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। बाद में वो कहते हैं कि देखो, जीजा जी एक बिजनेसमैन है और काम के सिलसिले में आदमी इधर उधर तो जाता ही रहता है, ये एक नॉर्मल सी चीज है। लेकिन नैन्सी कहती है मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो ऐसे बिना बताए चले गए। हालांकि वो हमेशा बताकर ही कहीं जाते थे, लेकिन मैंने जब उनके ऑफिस में कॉल किया तो आगे से पता चलता है कि वो तो नीदरलैंड चले गए एक मीटिंग के लिए। ओंकार वर्मा कहते हैं कि हाँ, शायद उन्हें कोई काम होगा, लेकिन नैन्सी आगे जो बात बताती है ये सुनकर ओंकार वर्मा भी हैरान रह जाते हैं। नैन्सी कहती है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। देखो, पहली बात तो ये कि वो बिना बताए ऐसे जाएंगे नहीं, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि उनका पासपोर्ट ही उनके पास नहीं है, तो इस देश को छोड़कर गए कैसे। उनका पासपोर्ट तो हमने एक गवर्नमेंट ऑफिस में किसी काम के लिए दिया हुआ है, तो बिना पासपोर्ट के इंसान एक देश से दूसरे देश कैसे जा सकता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद और सारी चीजें जानने के बाद ओंकार वर्मा समझ जाते हैं कि शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो उस समय तो अपनी बहन नैन्सी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फोन को काट देते हैं। उसी दिन 14 फरवरी को 2 से 3 घंटे बाद उन दोनों की फिर से बात होती है। यहाँ पर नैन्सी उन्हें बताती है कि मुझे एक वॉइस मेल अमरजीत की तरफ से मिला है, यानी कि उनके पति की तरफ से एक वॉइस मेल आया है। यहाँ पर भाई ओंकार कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो हमें पता तो चल गया कि वो सही सलामत है, कोई बात नहीं। यहाँ पर बहन नैन्सी कहती है हाँ ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे हैरान कर रही है वो ये है कि उन्होंने ये सारा वॉइस मैसेज इंग्लिश में रिकॉर्ड करके भेजा है, लेकिन आज तक उन्होंने पहले मेरे से कभी इंग्लिश में बात की ही नहीं। और घर पर और अपने रिश्तेदारों में जब भी वो बात किया करते थे, हालांकि ओंकार को भी पता था कि वो हमेशा पंजाबी में ही बात किया करते थे, तो आज इतना सब कुछ अजीब हो रहा था। एक तो बिना बताए देश से बाहर चले जाना, और ऊपर से बिना पासपोर्ट के चले जाना, और तीसरा कि इतने सालों बाद और घर वालों से बात करने के लिए इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करना। तो ये तीनों चीजें कुछ अच्छे का इशारा तो नहीं कर रही थी। हालांकि ओंकार कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस तरह 14 फरवरी का दिन निकल जाता है। अब आता है अगला दिन। अब 14 फरवरी का दिन तो निकलता गया। भाई परेशान था, बहन नैन्सी परेशान थी। 15 फरवरी को ओंकार वर्मा फिर से फोन करते हैं अपनी बहन नैन्सी को, लेकिन अब नैन्सी का फोन बंद आ रहा था। उन्होंने कुछ टाइम बाद फिर से फोन किया तो फिर से फोन बंद आ रहा था। ऐसे ही वो काफी ट्राई करते गए, लेकिन उनकी परेशानी बढ़ती गई क्योंकि फोन बंद आ रहा था। अब भाई ओंकार वर्मा को काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि बहन कहाँ है और फोन को क्यों नहीं उठा रही और फोन बंद क्यों है। इसलिए उनके कुछ यार दोस्त, उनके जाने पहचानने वाले रहते थे लंदन शहर में ही। उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि अब आज तो बहन भी फोन नहीं उठा रही। इस तरह उनके जान पहचान वाले जाते हैं सीधा उनके जीजा की कंपनी में। जब उनके जान पहचान वाले उस कंपनी में पहुंचते हैं जो कि उनके जीजा की थी, तो वहां पर उन्हें एक और बड़ा धक्का लगता है। उन्हें पता चलता है कि ओंकार वर्मा के जीजा अमरजीत चौहान ने इस कंपनी को ही बेच दिया, और कंपनी में एक लेटर भेजा गया कि मैं इस कंपनी को बेच रहा हूं। अब इस कंपनी का मालिक कोई और होगा, और मैं यूके को छोड़कर अपने देश भारत वापस जाना चाहता हूं। अब मेरा मन यहां पर नहीं लग रहा, पूरा परिवार और मैं भारत जा रहे हैं। ये सब जानकर ओंकार वर्मा और हैरान हो जाते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। जीजा जी का अचानक से ऐसे गायब हो जाना, बाद में बहन का भी फोन ना उठाना, और अब पता चल रहा है कि कंपनी को ही बेच दिया और वो लोग भारत जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में भी कुछ अलग चीज थी। अमरजीत चौहान जब भी अपने कंपनी में कोई ऑर्डर, कोई लेटर भेजते थे तो वो हमेशा हाथ से लिखकर ही देते थे।
लेकिन आज का ये लेटर कंप्यूटर से टाइप किया गया था। तो इस तरह उनके जो कंपनी में काम किया करते थे, जो कि उन्हें काफी सालों से जानते थे, वो हैरान हो रहे थे कि ऐसा तो वो कभी नहीं करते थे। खैर, अब ओंकार वर्मा पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर पुलिस एक्शन में आती है। वो सबसे पहले नैन्सी और अमरजीत चौहान के घर पर जाती है। घर पर पहुंचकर वो देखते हैं कि घर में लगा हुआ है ताला। उसके बाद पुलिस सीधा उनके ऑफिस यानी कि उनकी कंपनी में जाती है। यहाँ पर जाकर पुलिस को भी जब पता चलता है कि कंपनी को 2 दिन पहले ही बेच दिया गया है, तो वो डॉक्यूमेंट को चेक करती है। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद वो जान पाते हैं कि सच में कंपनी को लीगली रूप से बेचा गया। इसमें कोई भी घपला नहीं है, सब कुछ सही है। अमरजीत चौहान के साइन भी है, सभी पेपर साइन किए गए हैं, सब कुछ हुआ है। मतलब कि कंपनी वो ऑफिशियली बेच चुके हैं। तो इस तरह अमरजीत चौहान की ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जानने के बाद पुलिस उनके जीजा ओंकार वर्मा को कहती है कि हो सकता है कि वो लोग सच में भारत चले गए हों, क्योंकि घर पर ताला लगा हुआ है और साथ में कंपनी को बेचना, लेटर भेजना कि मैं तो भारत जा रहा हूं, मैं तो तंग आ चुका हूं इस देश से, ये सभी चीजें इस बात पर इशारा कर रहे हैं कि वो लोग भारत पहुंच चुके हैं। अब ओंकार और ज्यादा परेशान, तो उन्होंने भारत में रह रहे अपने कुछ रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को पूछा कि अमरजीत चौहान और बहन नैन्सी वापिस आई हैं। हर किसी ने यही कहा, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और ना ही हमने देखा और ना ही हमें पता चला है। तो ओंकार को पता चल गया था कि वो लोग भारत तो नहीं गए हैं। इस तरह वे और भी ज्यादा परेशान होते गए, क्योंकि मामला बद से बदतर होता जा रहा था। पहले उन्हें कंपनी के बेचने पर ही कुछ अजीब सा लग रहा था कि इसी चीज में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन पुलिस ने अच्छे से वेरीफाई किया, चेक किया और पता चला कंपनी तो सही तरीके से बेची गई है। ऐसे ही दिन निकलते गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। अब पुलिस कुछ करने का नाम नहीं ले रही थी। पुलिस के हिसाब से केस सोल्व है, कंपनी बेची गई और वो परिवार पहुंच चुका है भारत। इस तरह से इस केस के करीब 20 दिन के बाद वो 5 मार्च 2003 के ही दिन पहुंच जाते हैं न्यूजीलैंड को छोड़कर लंदन। पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, पुलिस सुनने का नाम नहीं ले रही। तो उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया, जान पहचान वालों को। कुछ लोग थे जो कि काफ़ी अच्छा कर रहे थे, काफ़ी बड़े ओहदे पर थे, काफ़ी उनकी जान पहचान थी पुलिस में, डिपार्टमेंट में। तो उनके प्रेशर से पुलिस को अब काम करना पड़ गया था। तो पुलिस ने अपना काम शुरू किया। तब होती है असली इन्वेस्टिगेशन शुरू। सबसे पहले वो जाते हैं अमरजीत चौहान के घर पर। जब पुलिस उनके घर पर जाती है, तब अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस समझ जाती है कि दाल में कुछ गड़बड़ है। जितना सीधा ये इस केस को समझ रहे थे, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आखिर क्या हुआ था उस घर के अंदर, ये सब कुछ जानने से पहले हम जान लेते हैं कि अमरजीत चौहान और नैन्सी चौहान आखिर ये कौन थे और घर में कौन कौन रह रहा था। देखिए, अमरजीत जो कि पंजाब के रहने वाले एक व्यक्ति थे, पंजाब से आए लंदन में उन्होंने छोटे से शुरुआत की। पहले छोटे काम किए, बाद में मेहनत करने के बाद, काफ़ी सालों की मशक्क़त के बाद उन्होंने अपनी एक कंपनी को खोला जिसका नाम था सीबा फ्रेट। इस कंपनी का काम था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, डिलीवरी ये करते थे चीज़ों की साथ साथ। इस तरह काम अच्छा चल रहा था। अमरजीत हालांकि रह तो इंग्लैंड में रहे थे, लेकिन दिल उनका पंजाबी था। यहाँ पर इंग्लैंड में उनकी शादी नैन्सी से होती है। बाद में तो वो बच्चों को भी जन्म देते हैं। एक बड़ा बेटा जो कि 18 महीने का था और छोटा बेटा उस समय मात्र 2 महीने का ही था। जब उनका छोटा बेटा 2 महीने का था, तो उस समय उनकी देखभाल के लिए घर में कोई और भी चाहिए था, क्योंकि अमरजीत तो काम पर चले जाया करते थे। इस तरह नैन्सी की मां चरणजीत को यहाँ पर लंदन में बुलाया जाता है। अब वो भी उनके साथ इस घर में रह रहे। घर में छोटे बच्चे, एक 18 महीने का, एक 2 महीने का, नैन्सी, चौथा अमरजीत चौहान और 5वीं उनकी सासू मां चरणजीत कौर। खैर, अब वापिस आते हैं उसी दिन पर जब पुलिस उनके घर जाती है। घर का दरवाजा खुलता है, पुलिस और साथ में ओंकार वर्मा भी उस घर में जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर खाना पड़ा हुआ है। थोड़ा आगे जाते हैं तो कमरे में देखते हैं कि बच्चों के कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो वॉशरूम के अंदर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डाले गए थे। फ्रिज को खोलते हैं कि तो काफी दिन के लिए चीजें, खाने का सामान अंदर पड़ा हुआ था। आगे देखते हैं तो जरूरी डॉक्यूमेंट जो कि यहीं उनके पड़े हुए थे, साथ में कुछ पैसे पड़े हुए थे और साथ में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई थी जो कि इंसान अगर हमेशा के लिए उस जगह को छोड़कर जाएगा तो साथ जरूर लेके जाएगा। और ऊपर से सासू माँ जो कि चरणजीत कौर यहाँ पर इनके साथ कुछ दिन पहले ही रहने के लिए आई थी,
उनका वापसी का भारत का टिकट भी पड़ा हुआ था। अब ये सब कुछ देखने के बाद पुलिस समझ आती है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, वरना बंदा अगर देश को छोड़कर वापस किसी और जगह पर जा रहा है तो वो भला अपने जरूरी चीजों को क्यों छोड़कर जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि वो भला वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर क्यों जाएंगे, और डाइनिंग टेबल पर खाना पड़ा हुआ है। ये सब कुछ किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा था। खैर अब पुलिस भी तेज हो रही थी काम में, ओंकार वर्मा भी समझ चुके थे कि गड़बड़ है। खैर इसी समय एक रिश्तेदार को अमरजीत चौहान का एक लेटर मिलता है। वो पुलिस को बताते हैं कि आज से पहले उन्होंने जब भी लेटर भेजा तो खुद लिखकर भेजा। इस लेटर में उन्होंने कहा था कि मैं अभी फ्रांस में हूं और हम भारत वापस जाने ही वाले हैं, और अब इंग्लैंड से मन तो मेरा उग चुका है। इस तरह पुलिस समझ आती है कि शायद कोई व्यक्ति है जो कि अमरजीत के बिहाफ पर लेटर भेजता जा रहा है, और हो सकता है कि शायद वो अमरजीत ही हो। लेकिन सभी रिश्तेदार ये कह रहे थे कि वो हमेशा खुद ही लिखते थे, भला टाइप कर नीचे अपने साइन कर वो क्यों लेटर को भेजेंगे। अब ऐसे ही 21 मार्च 2003 के दिन इस केस को सीरियस रूप से लिया जाता है। नॉर्मल पुलिस से हटकर इस केस को अब स्कॉटलैंड यार्ड के सीरियस क्राइम ग्रुप को देखने के लिए भेज दिया गया था। अब यहाँ पर एजेंसी इंडिया जाकर देखती है कि यहाँ पर चौहान फैमिली पहुंची या नहीं। सीबीआई की मदद भी यहाँ पर ली जाती है, लेकिन वो लोग भारत में नहीं आए थे। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये परिवार गया तो गया कहां पर। अब ऐसे ही अप्रैल के महीने में एक बाप और बेटा जो कि मछुआरे होते हैं, वो समंदर के किनारे मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन तभी उनके हाथ एक लाश लग जाती है। लाश के बारे में लोकल पुलिस को बताया जाता है। लोकल पुलिस से यहाँ पर स्कॉटलैंड यार्ड और सीरियस क्राइम वालों को बताया जाता है कि एक लाश मिली है, आप देख लीजिए आपके किसी केस से कोई लिंक है या नहीं। वो चेक करते हैं, उन्हें कोई लिंक नहीं मिलता, लेकिन बाद में वो देखते हैं कि हमारे पास एक चौहान फैमिली का भी केस है, क्या उनके साथ कोई लिंक है इसका। तो यार अब यहाँ पर लाश की पहचान होनी थी। लाश काफी फूल चुकी थी, काफी समय से पानी में लग रही थी। यहाँ पर ओंकार वर्मा को बुलाया जाता है। वो लाश को चेक करते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरे जीजा अमरजीत चौहान ही है। अब यहाँ पर स्कॉटलैंड यार्ड के भी कान खड़े हो जाते हैं। वो वापस जाते हैं अमरजीत चौहान की कंपनी सीबा में। वहां पर वो जाकर देखते हैं कि क्या गड़बड़ है, क्योंकि देखिए गायब होने के एक दिन पहले ही अचानक से कंपनी को बेच देना, और कंपनी को बेचने के बाद जो पैसा आया वो कहाँ गया। ओंकार वर्मा ने कहा कि बहन और जीजा ने कभी नहीं बताया कि वो कंपनी को बेचने वाले हैं या कुछ भी। स्कॉटलैंड यार्ड की टीम पहुंचती है कंपनी में। वहां पर अब नया मालिक होता है केनेथ रीगन। हालांकि पुलिस पहले ही केनेथ रीगन से सब कुछ इन्वेस्टिगेशन कर चुकी थी, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड की टीम अपनी तरफ से कर रही थी ये सारी चीजें फिर से। तो यहाँ पर केनेथ रीगन फिर से कहता है कि अमरजीत चौहान ने मुझे कहा कि वो ये सब कुछ छोड़कर भारत वापस जाना चाहते हैं। तो इस तरह उन्होंने कंपनी को बेच दिया, और ये रहे डॉक्यूमेंट जिससे साबित होता है कि ये कंपनी ऑफिशियली और लीगली मेरी है। अब स्कॉटलैंड यार्ड की टीम इसके ऊपर क्या ही कह सकती थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जाना कि केनेथ रीगन है कौन। उन्हें पता चला कि जुलाई 2002 में ही इस व्यक्ति ने इसी सीबा कंपनी जो कि अमरजीत की थी यहाँ पर डिलीवरी बॉय का काम किया था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया, जो व्यक्ति डिलीवरी बॉय का काम करता था वही 6-7 महीने के बाद इस कंपनी का मालिक बन गया। पुलिस थोड़ा और पीछे जाती है और जानती है कि केनेथ रीगन है कौन। उन्हें पता चलता है कि आज से 10-20 साल पहले केनेथ रीगन यूके का बहुत बड़ा ड्रग माफिया था। ऐसे उल्टे कामों में वो बहुत आगे था। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर फेक पासपोर्ट, उसने 10 साल में करीब 10,000 फेक पासपोर्ट ड्रग डीलर और ऐसे ही कुछ निकम्मे लोगों को बेचे। साथ में वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी था, और सबसे बड़ा धंधा था ड्रग डीलिंग का, और वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ये काम किया करता था। आखिर 1998 में वो पकड़ा भी गया, क्योंकि वो एक कार में था जिसमें उसके साथ साथ भारी मात्रा में कोकेन भी थी। जब वो कार को भगा रहा था, पुलिस का पीछा कर रही थी, तो उसने अपनी कार से पुलिस वालों को भी इंजर किया। मतलब काफ़ी सीरियस केस उसके ऊपर हो चुके थे, और इस केस में उसे काफ़ी भारी सज़ा भी बताई गई, 20 साल की। लेकिन यहाँ पर केनेथ रीगन था दिमाग वाला बंदा। उसने पुलिस को कहा कि देखो आप मुझे अंदर करोगे ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको 100, 150, 200 मिलियन डॉलर जितनी आपको मैं कोकेन पकड़वा दूं,
ड्रग को पकड़वा दूं, यानी कि 1000-2000 करोड़ का ये काला धंधा आपके सामने चौपट कर रख दूं, तो मुझे क्या मिलेगा। ऐसे ही कुछ सीनियर ऑफिसर जो कि नेशनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड से थे, उन्होंने इस व्यक्ति केनेथ रेगन के साथ 15 बार इंटरव्यू ली, 15 बार इंटेरोगेट किया। तो इस तरह उसने करीब 1000 करोड़ यानी कि 100 मिलियन तक की कोकेन और ये जो नशे की चीज़ें होती है उससे पकड़वा दिया गया। अपने साथियों का नाम बता दिया कि ये भी इस धंधे में, इसका सामान यहाँ पर है, ये ऐसे डील करता है, सब कुछ उसने पुलिस को बता दिया। अब यहाँ पर पुलिस खुश हो गई, जज को बताया गया और इसकी सज़ा को 20 साल से 8 साल कर दिया गया। लेकिन 8 साल भी ये वहाँ नहीं रहा, ये 2-3 साल बाद ही वापस आ गया बाहर। बाद में आकर इसने 2002 में काम शुरू किया सीबा कंपनी में एज अ डिलीवरी बॉय। इसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड की टीम समझ चुकी थी कि मामले में कुछ तो बेटा गड़बड़ है। हालांकि वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। इस तरीके से उस दिन तो वो वहां से चले जाते हैं। 1-2 बार फिर से वैसे बातचीत होती रहती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। इधर अब जीजा जी की डेड बॉडी तो मिल चुकी थी, लेकिन बाकी परिवार के सदस्य कहाँ पर हैं? ओंकार वर्मा समझ जाते हैं कि काफी गलत उनके साथ भी हुआ है। समय निकलता है। एक बार स्कॉटलैंड यार्ड के एक ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, तभी उन्हें वहां पर एक कॉल आता है। कॉल पर एक महिला बोल रही थी जिसका नाम ब्लेंडा था। वो ऑफिसर को बताती है कि कल जब मैं अपने फार्म हाउस में गई थी, तब मैंने अंदर जाकर देखा कि 3 लोग वहां पर छुप कर खड़े हुए हैं और उन लोगों ने मेरे फार्म हाउस में एक गड्ढा किया था और उस गड्ढे से उन्होंने 4 लाशें बाहर निकाली। उसने कहा कि उस समय मैं काफी ज्यादा डर गई और मैं छुपकर दीवार के पास खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं वापस आ चुकी हूं तो वो मुझे भी मार देते। पहले मैंने सोचा कि मैं इस केस में पड़ूंगी ही नहीं, लेकिन बाद में मैंने अपने एक दोस्त से आपका नंबर लिया और आपको बता दिया। इसके बाद जिस नाम का वो जिक्र करती है, वो सुनने के बाद स्कॉटलैंड यार्ड का वो ऑफिसर फटाफट से अपनी टीम को बुलाता है और वापस आ जाता है सीबा कंपनी में। आखिर क्या कहा था उस औरत ने वो भी बताते हैं। लेकिन यहाँ पर स्कॉटलैंड यार्ड की टीम वापस आ जाती है सीबा कंपनी में और बुलाती है उसके मालिक केनेथ को। वो सबसे पहले उसे पकड़ते हैं और ले आते हैं अपने ऑफिस में, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। यहाँ पर केनेथ से पहले पूछा जाता है सच बताओगे या नहीं। वो कहता है क्या सच, क्या बताऊं, सब कुछ तो आपको पता है। लेकिन फिर ऐसे सख्ती से पूछा जाता है कि केनेथ रेगन 5 मिनट में बता देता है कि आखिर क्या है अमरजीत चौहान, उसके परिवार की पूरी कहानी। अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं तो आपको बता दें, केनेथ रेगन जो कि कंपनी में काम करता था अमरजीत चौहान की, एक दिन उसे ऐसे ही बातों में अपने एक रिलायबल सोर्स से, जिस व्यक्ति पर वो विश्वास कर सकता था, कंपनी में ही पता चलता है कि अमरजीत चौहान यूके से तंग आ चुका है, वापस परिवार के साथ जाना चाहता है भारत, जब से उसके छोटे बच्चे का जन्म हुआ है तब से। देखिए केनेथ रेगन की आपको हिस्ट्री तो हम बता चुके हैं कि कैसे वो क्राइम क्रू में था, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि उसने पुलिस की मदद की थी अपने साथ वाले ड्रग डीलर, गैंगस्टर, इन लोगों को पकड़वाने के लिए। अब वो उस धंधे में वापस नहीं जा सकता था। हालांकि उसे वो करना आता था काम, गलत काम, क्राइम वगैरह उसे आते थे करने, लेकिन वो जा नहीं सकता था क्योंकि उसके साथ वाले उसकी जान के दुश्मन थे। इसलिए वो सही काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने उस लाइफस्टाइल को, अपनी उस आज़ादी को, उस पैसे को भूल नहीं पा रहा था जो कभी वो जिया था। खैर यहाँ पर डिलीवरी बॉय का काम करता था, तो वो समझ जाता है कि उसे कुछ करना होगा अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। जब उसे पता चलता है कि अमरजीत चौहान अपने इस कंपनी को बेचना चाहते हैं, तो वह एक प्लान बनाता है। प्लान में अपने 2 दोस्तों को ऐड करता है। वो अमरजीत चौहान को एक दिन कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि इस कंपनी को खरीद लेगा और हम आपकी उससे मीटिंग फिक्स कर देते हैं। अमरजीत चौहान भी कहते हैं ठीक है, बात कर लेते हैं, अगर डील बन गई तो अच्छा ही है। तो बाद में एक दिन फिर से केनेथ उन्हें कहता है कि वो ना मेरे घर पर मिलेंगे, आप वहाँ पर आ जाए। अमरजीत चौहान कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो उन्हें ऑफिस में बुला लो, हम यहीं पर बात कर लेते हैं। लेकिन आगे से केनेथ कहता है कि नहीं, वहाँ पर सही रहेगा, वो वहीं मिलना चाहते हैं। अमरजीत चौहान भी कहते हैं हाँ ठीक है, अपने एम्प्लॉयर के घर जाएंगे, कोई बात नहीं। तो वो 13 फरवरी के दिन चले जाते हैं वहाँ पर। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उनके दोस्त जो ड्रामा कर रहे थे सब कुछ कंपनी बेचने खरीदने का, कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म कर बता देते हैं कि हमने आपको किडनैप कर लिया है। वो अमरजीत चौहान को बांध देते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं और एक वॉइस मेल भिजवाते हैं उनकी बीवी को, ताकि कोई शक ना हो, कोई बात आगे ना बढ़े।
अमरजीत चौहान यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कि बीवी को कोई हिडन हिंट मिल जाए। हालांकि उनकी पत्नी नैन्सी ने पकड़ भी लिया था कि अमरजीत चौहान ने ये जो वॉइस मेल भेजा है इसमें उन्होंने अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया है, हालांकि वो हमेशा पंजाबी बोला करते थे। तो ऐसे ही कंपनी के कई डॉक्यूमेंट सेल से जुड़े और चीज़ों से जुड़े वो साइन करवा लेते हैं अमरजीत से, और भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन करवाए। अंत में वो मार देते हैं अमरजीत चौहान को। उनकी बॉडी को एक नाव में बैठकर समंदर में फेंक कर आ जाते हैं। एक दिन निकलता है 14 फरवरी का। अमरजीत चौहान की मौत हो चुकी थी। कंपनी केनेथ रेगन के हाथ में थी, लेकिन वो समझ जाते हैं कि परिवार अभी बीच में है, कुछ ना कुछ गड़बड़ परिवार करेगा ही करेगा। इसीलिए वो जाते हैं सीधा उनके घर पर। पहले तो कहते हैं कि हम सीबा कंपनी से आए हैं, बातचीत करते हैं, और ऐसे ही एक एक कर सबको मार देते हैं। यहाँ पर उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि इन लोगों का इंटेंशन क्या है। चारों को मारकर, और हैरानी की बात तो ये होती है कि बच्चे थे दो, एक 18 महीने का, एक मात्र 8 हफ्तों का। उसके साथ भी इन दरिंदों ने देखिए क्या किया। बाद में चारों को अपनी गाड़ी में डालकर वो पहुंच जाते हैं एक फार्म हाउस पर। वो फार्म हाउस किसका होता है? वो फार्म हाउस होता है ब्लेंडा का, जो कि केनेथ रेगन की एक दोस्त होती है। हालांकि उस दिन ब्लेंडा उस फार्म हाउस में नहीं थी। ये जाते हैं, लाशों को वहां पर दफना देते हैं और वापिस आ जाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। इधर ब्लेंडा को पता ही नहीं कि उसके फार्म हाउस में क्या क्या दबा दिया गया है। 2-4 दिन निकलते हैं, तब केनेथ को रियलाइज होता है कि हमने गलती कर दी है, क्योंकि ब्लेंडा जब ध्यान से उसके फार्म हाउस को देखेगी, हमने घास को हटाकर, जमीन को, ऐसे मिट्टी को निकालकर लाशों को वहां छुपाया है। अगर वो देखेगी कुछ गड़बड़ है तो वो भी खुदाई करवाएगी। खुदाई हुई तो लाशें बाहर आएंगी, हम पकड़े जाएंगे। इसलिए इसी सिलसिले में वो वापस पहुंच जाते हैं उस फार्म हाउस में लाशों को निकालने के लिए। उन्हें लग रहा था कि ब्लेंडा वापस नहीं आएगी, उसने आना भी नहीं था, लेकिन उसे वापस आना पड़ता है क्योंकि उसका काम जल्द ही खत्म हो गया था शहर से, और उसका फार्म हाउस काफी ज्यादा अलग इलाके में था, शहर से काफी दूर था। वो वापस आती है और देखती है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ आवाजें आ रही है। वो छुपकर देखती है 3 लोग खड़े हैं 4 लाशों के साथ। ये देखकर वो घबरा जाती है। हालांकि वो केनेथ रेगन को पहले से ही जानती थी, इसलिए वो पहचान जाती है कि ये लोग कौन है। बाद में वो स्कॉटलैंड यार्ड को ये सारी चीजें बता देती है। दूसरी तरफ केनेथ रेगन ने लाशों के साथ क्या किया? उसने सेम अमरजीत चौहान की तरह चारों लाशों को फेंक दिया पानी में। अब यहाँ पर सब कुछ क्लियर था कि केनेथ रेगन ने यह सब कुछ किया। ब्लेंडा ने बता दिया था कि मैंने उसे देखा ये सब कुछ करते, और वो भी मान चुका था। अब यहाँ पर अमरजीत चौहान की लाश तो मिल चुकी थी, बाकी लाशें चाहिए थी। समंदर में लाश ऐसे इतनी जल्दी नहीं मिलती, आप जानते हैं कितना बड़ा होता है समंदर। ऐसे ही जुलाई का महीना आता है और नैन्सी की बॉडी समंदर से मिल जाती है, मछुआरों को मिल जाती है, और नवंबर के महीने में उसकी मां चरणजीत कौर की बॉडी मिल जाती है समंदर से मछुआरों को। तो 2004 में कोर्ट में इस केस को पेश किया जाता है। 2005 में केनेथ रेगन को सारी उम्र जेल में रहने की सजा मिलती है, यानी कि उम्र कैद की। उसके साथियों को भी सजा मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि उनके घर के जो छोटे छोटे 2 बच्चे थे, उन दोनों की बॉडी आज तक नहीं मिली, और शायद कभी मिल नहीं पाएगी क्योंकि वो काफी छोटे थे, और इतने बड़े समंदर में उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है, और वो कभी नहीं मिल पाएंगे। इस तरीके से मात्र पैसों के लालच के लिए एक क्रिमिनल ने किसी का घर उजाड़ दिया, किसी की जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म कर दी, किसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जो व्यक्ति मेहनत कर दूसरे देश में इस मुकाम तक पहुंचा था, उसकी सारी उम्र की मेहनत को पानी में मिला दिया, मात्र पैसे की इस लालच ने। क्या विचार है आपके इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ हमने एक और केस की बात की है जहां पर मात्र 6 घंटों में 7 लोगों ने एक ऐसी चोरी कर दी जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, मात्र 6 घंटों में। उसे देखने के लिए राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। धन्यवाद।